नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी मुर्दहिया जो तुलसीराम जी की आत्मकथा है उसका वाचन कर रहे थे। 2 भाग का वाचन हो चुका है, तीसरा है अकाल में अंधविश्वास। पहले भाग में हम लोगों ने देखा कि कैसे लेखक का पारिवारिक भूत ही पृष्ठभूमि है, कैसे उनके दादाजी की मृत्यु को लेके जो मिथ्ये फैले हुए हैं और किस प्रकार के उनके गांव धर्मपुर में मिथ फैला हुआ है भूतों को लेकर के। दूसरा में हम लोगों ने देखा कैसे लेखक का नामांकन हुआ, कैसे उन्होंने लिखना सीखा, किस प्रकार संकटा सिंह ने उसकी मदद की थी। गांव में कौन कौन से आते थे बाबा, सब हिंगुरी बाबा, फक्कड़ बाबा कौन थे, ये सब का जिक्र लेखक ने किया है। तीसरे और वहीं दूसरे में ही उनकी दादी भी बीमार पड़ी थी और पहली बार लेखक के परिवार से कोई हॉस्पिटल गया था, अस्पताल गया था। तीसरा है अकाल में अंधविश्वास। जैसे अपरंपार भय और दहशत के बीच सन 57 बीता। गांव वाले कहते थे कि यह संख्या सताने वाली होने के कारण 57 कहलाई, किंतु सन 58 भी 57 से भिन्न नहीं था। 9 ग्रहों के मेल से उत्पन्न अनिष्टकारी संभावना तथा मुड़कटवा, धोकड़ कसवा और लकड़ सुंघवा बाबाओं का आतंक जारी रहा। किसी भी साधु या लंबी दाढ़ी वाले व्यक्ति को देखते ही लोग इधर उधर भागने लगते थे। सबसे बुरा हाल छोटे छोटे बच्चों का था। स्कूल जाने वाले बच्चे सबसे ज़्यादा डरते थे। मैं उस समय कक्षा 4 में पहुंच गया था। देखिए 4 में थे। अकाल के अंधविश्वास जब चल रहा था तो इससे जब घटनाएं आएंगी तो वो उस समय लेखक 4th क्लास में थे। बहुत दिनों तक आसपास के गांवों के बच्चों के साथ हम झुंड बनाकर स्कूल जाते थे। हमारा स्कूल मिट्टी की दीवार वाला 4 कमरों का एक खपड़ैल मकान था, जिसके एक कमरे में एक तरफ ढेर सारा चौला तथा गोहरा रखा हुआ होता था तथा दूसरी तरफ खाना बनाने के लिए मिट्टी का चूल्हा होता था, जिस पर प्राइमरी स्कूल के 5 अध्यापकों का रोज दोपहर का खाना पकाया जाता था। अतः 5 कक्षाओं में से सिर्फ 3 कक्षाओं के ही छात्र स्कूल में बैठ सकते थे। वैसे भी खाना पकाने से उठते धुएं के फैल जाने से छात्रों को बहुत परेशानी होती थी, इसलिए अधिकतर कक्षाएं स्कूल के पास स्थित शिव मंदिर के बगल में पोखरे के किनारे पेड़ों के नीचे लगती थी। हम सुबह स्कूल पहुंचते ही पोखरे पर दौड़ते हुए जाते और किसी घनी छाया वाले पेड़ के नीचे जगह छेकते ताकि धूप से बचते हुए दिन भर वहां पढ़ सके। कभी कभी घनी छाया वाले पेड़ के नीचे कब्जा करने की होड़ में अन्य कक्षाओं के छात्रों से मारपीट तक हो जाती थी। इसकी शिकायत हेडमास्टर तक पहुंच जाती। एक दिन हेडमास्टर परशुराम सिंह ने फैसला दिया कि कोई भी घनी छाया वाला पेड़ किसी एक कक्षा के लिए निर्धारित नहीं रहेगा, बल्कि जिस किसी कक्षा के छात्र वहां पहले पहुंचेंगे वे ही उस पेड़ के नीचे बैठेंगे। हम सिर्फ कक्षा 2 तक स्कूल के अंदर बैठकर पढ़े थे। बाकी 5वीं तक विभिन्न पेड़ों के नीचे हमारी शिक्षा जारी रही। इन पेड़ों पर गोरैया और कौवा की भरमार थी। ये ही हमारे सहपाठी होते थे। वर्षों बाद यह समझकर बड़ी संतुष्टि की अनुभूति हुई कि पूरा का पूरा भारतीय दर्शन ही पेड़ों के नीचे सोचा गया था, जिनमें सर्वोपरि थे गौतम बुद्ध, जिन्होंने निर्वाण यानी हमेशा के लिए दुखों से छुटकारा की विधि एक पेड़ के ही नीचे ढूंढ निकाला था। अतः ज्ञान की उस महान परंपरा का एक सूक्ष्मतम अनुभवी बनकर किसे गर्व नहीं होगा। इसलिए अब स्कूली इमारत न होने की शिकायत करने की हिम्मत नहीं होती है। घोर जाड़े के दिनों में स्कूल के सामने तथा बगल में स्थित बड़े मैदान की खुली धूप में कक्षाएं लगती थीं। मैदान में कक्षा लगने से मुझे एक बड़ा फायदा होता था। मैं गणित के प्रश्नों को चिकनी जमीन पर खपड़े से लिखकर हल कर लेता था, फिर उसे छोटे छोटे अक्षरों में पटरी या कॉपी पर उतार लेता था। इसका एकमात्र कारण यह था कि मेरे पास कॉपी का हमेशा अभाव रहता था, इसलिए रफ के कागज बचाने के लिए जमीन पर गणित हल कर लेता था। उस समय पुड़िया में स्याही बाजार में बिकती थी, जिसे पानी में घोल लिया जाता था। हमें पुड़िया वाली स्याही खरीदना एक बड़ी समस्या लगती थी। अतः मेरे जैसे लगभग सभी गरीब बच्चे घर में चावल को तवे पर खूब जलाकर कोयले जैसा कर देते थे, फिर उसे सिल पर लोढ़े से पीसकर पाउडर बनाकर पानी में घोलकर स्याही बना लेते थे। इसी से हमारा काम चल जाता था। गर्मी के दिनों में प्यास लग जाना एक बड़ी समस्या थी। स्कूल के पास एक कुआं था, जिसके चबूतरे तक को हम दलित बच्चे छू नहीं सकते थे। पानी पिलाने की विनती मुंशी जी से की जाती। वे हमारी कक्षा में पढ़ने वाले परसुपुर गांव के मिसिर बाबा को
पानी पिलाने के लिए कहते। मिसिर बाबा उम्र में काफ़ी बड़े थे। वे लगभग 9 वर्ष की उम्र में पढ़ने आए थे, इसलिए मुंशी जी उनको कुएं से बाल्टी खींचकर पानी पिलाने को कहते थे। वे पानी पिलाते समय खूब खिलवाड़ करते थे। हम अंजुरी मुंह में लगाए झुके रहते और वे बहुत ऊपर से चबूतरे पर खड़े खड़े पानी गिराते। वे पानी बहुत कम पिलाते थे, किंतु सिर पर गिराते ज़्यादा थे, जिससे हम पूरी तरह भीग जाते थे। इस खेल में मिसिर बाबा का बड़ा मनोरंजन शामिल था। मुंशी जी भीगे कपड़ों को देखकर हमें खूब गाली देते और कहते कि ठीक से पानी क्यों नहीं पीते। उल्टे बाबा शिकायत करते कि यह बाल्टी की तरफ मुंह कर रहा था, इसलिए भीग गया। इस शिकायत पर और भी गाली पड़ती। पानी पीना वास्तव में एक विकट समस्या थी। कभी कभी तो हम चुपके से पोखर पर चले जाते, जिसका पानी गहन जलकुंभियों से ढका रहता था। हम जलकुंभियों को हटाकर उसका पानी पीते। उधर साल में 3 दिन 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर के दिन 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर के दिन पूरे प्राइमरी पाठशाला के छात्रों को गांधी टोपी पहनाकर हाथ में घर से बनाकर लाए हुए कागज़ के तिरंगे झंडे को लेकर आसपास के गांव में प्रभात फेरी निकालना पड़ता था। हम जुलूस में अगर अलग झांकियां झंडियां लेकर गांधी, नेहरू, सरदार पटेल जिंदाबाद का नारा लगाते हुए चलते तथा साथ में यह भी गाते, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं भाई भाई। वैसे भी प्राइमरी स्कूल में हमें गांधी टोपी रोज पहन कर आना पड़ता था। इन दिनों खास तौर पर मास्टर साहब लोग भाषण में कहते थे कि गांधी जी ने अछूतोद्धार के लिए लड़ा था तथा उन्होंने छुआछूत हटाया था। गांधी जी ने ही हमें आज़ादी दिलाई, अतः हमें उनके कदमों पर चलना चाहिए। ये बातें सुनकर मैं बहुत खुश होता था, किंतु मुझे जब भी गांधी जी याद आते, अविलंब मुंशी जी तथा मिसिर बाबा याद आने लगते थे। विशेष रूप से एक घटना मुझे नहीं भूलती। कक्षा 4 में ही एक बार मिसिर बाबा पानी पिलाने कुएं पर गए। घिर्री पर डोर चढ़ाकर बाल्टी को कुएं में डाला। मैंने कुतूहलवश कुएं के चबूतरे को एक अंगुली से क्षण भर के लिए छू दिया, किंतु मिसिर बाबा बाल्टी को कुएं में डुबाते हुए नीचे से कनखिया पीछे देख रहे थे और मुझे उंगली चबूतरे से लगाते हुए उन्होंने देख लिया। मेरे द्वारा इस महापातकी क्रिया से उनका ब्राह्मणत्व इतना आहत हुआ कि उनके हाथ से डोर छूट गई और बाल्टी कुएं की तलहटी में जा पहुंची। मिसिर शोर मचाते हुए मुंशी जी के पास दौड़े और चिल्लाते रहे कि चमड़ा ने कुआं छू लिया। मैं बहुत डर गया था। उस दिन मुंशी जी दिन भर रुक रुक कर गालियाँ देते रहे। इसके बाद मैं कभी पानी पिलाने के लिए कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मिसिर एक विचित्र किस्म के व्यक्ति थे। उनके पिताजी का बचपन में ही देहांत हो चुका था। उनकी एक बहन और 4 भाई थे। उनके चाचा सिंगापुर में कोई छोटी मोटी नौकरी करते थे, इसलिए सिंगापुर से इन सब के लिए वे अच्छे अच्छे कपड़े भेजा करते थे। मिसिर अक्सर एक सिंगापुरी चारखाने का जंघिया तथा अधबहिया पहनकर स्कूल आते थे। हमारे साथ पढ़ रही 3 लड़कियों में एक हनौता गांव, देखिए इनके साथ कितनी लड़कियां पढ़ती थी। 3 लड़कियों में एक हनौता गांव की सतिया नोनियाइन थी, जो उम्र में उनकी ही तरह बड़ी थी। एक दिन सतिया के सामने वाली दूसरी कतार में बैठे मिसिर बेकाबू होकर जांघिया के नीचे से अपना एक अंग विशेष बाहर कर दिए। सतिया जोर से चिल्ला उठी, मुंशी जी देखा ही हमें देखावत हुए। इतना सुनते ही मुंशी जी ने उस दिन मिसिर की जबरदस्त पिटाई की। उन्होंने एक अरहर के डंडे से उन्हें बेतहाशा मारा। वे हाथ पर जोड़ते रह गए। उस दिन चौथी कक्षा के सारे बच्चे बहुत बुरी तरह डर गए थे। उन दिनों सवर्णों के मृत्यु भोज के अवसर पर ब्राह्मणों को बुलाकर खिलाने का बड़ा प्रचलन था। मिसिर अक्सर मृत्यु भोज के लिए जाया करते थे। वे कक्षा में बड़े थान से बताते रहते थे कि जब भी मृत्यु भोज का निमंत्रण मिलता, वे 2 दिन पहले से घर में खाना बंद कर देते थे तथा दांत में एक लौंग दबाकर रहते थे। जब कभी निमंत्रण मिले काफ़ी दिन बीत जाते तो वे प्रायः कहते, कितना दिन हो गयल सरवा कोनो न मरत हो। 5वीं कक्षा में जाते जाते हर साल दशहरा के अवसर पर मंदिर के पास लगने वाले मेले में खेली जाने वाली रामलीला में मिसिर बाबा को सीता जी की भूमिका के लिए चुन लिया गया। देखिए, मिसिर बाबा को सीता जी की भूमिका के लिए चुन लिया गया था। स्कूल के मास्टर जी लोग ही मंदिर के बाबा हरिहर दास के सहयोग से रामलीला करवाते थे।
सीता जी के वेश में साड़ी पहने मिसिर बाबा एकदम युवती कन्या जैसे दिखाई देते थे। तमाम दलित लड़कों को रावण की सेना में विभिन्न राक्षसों की भूमिका दी जाती थी। हम राक्षस बने रामलीला में रोज मरते रहते थे। बाद में रामलीला तथा मेला समाप्त होने के बाद सबसे बुरी हालत सीता जी बनने वाले की होती थी। पास ही हाई स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों में से कई गुंडा किस्म के लड़के वास्तव में उसका अपहरण करके पास के अरहर या गन्ना की खड़ी फसलों में अंतर्ध्यान हो जाते हैं। असली सीता जी तो सिर्फ एक बार अपहरित हुई थी, किंतु यह रामलीला वाली सीता अनेक बार अपहरित हुई। बाद में मिसिर को समय समय पर अपहरित होने में बड़ी ख्याति मिली, किंतु किसी जटायु से इसकी शिकायत उन्होंने कभी नहीं की। उन दिनों प्राइमरी स्कूल में पढ़ते समय सिरगोदवा बाबा का बड़ा आतंक था। कई बार स्कूल की अफवाह उड़ गई कि सिरगोदवा बाबा आने वाले हैं। इतना सुनते ही सैकड़ों बच्चे स्कूल से भागकर दूर दूर फैले गन्ने के खेतों में जाकर दिन भर के लिए छिप जाते। शाम होने पर सभी डरते हुए घर जाते। कई बार मैं भी गन्ने के खेतों में छिपा रहा। वास्तव में यह सिरगोदवा बाबा कोई और नहीं बल्कि स्कूल में सरकार द्वारा भेजे गए चेचक का टीका लगाने वाले कंपाउंडर होते थे, जिन्हें मेरे पिताजी कंपाउंडर बाबू कहते थे। ये टीके जबरन छात्रों को लगाए जाते थे। इन टीकों के लगाने का तरीका बड़ा दुखदाई होता था। बाहों के ऊपरी हिस्से पर त्रिकोण में 3 बड़े बड़े छेद होकर उभर जाते थे और जिंदगी भर के लिए बड़े बड़े दाग पड़ जाते। जिन्हें ये टीके लगाए जाते वे कई दिन तक बुखार से भी पीड़ित रहते। अतः इन टीका लगाने वालों से सभी लोग भयाक्रांत रहते। लोग इन टीका लगाने वालों को सिरगोदवा बाबा कहते थे। देखिए, जो टीका लगाता है उसको सिरगोदवा बाबा कहा जाता है। आज़ादी के बाद स्कूली छात्रों के बीच श्रमदान एक आवश्यक क्रिया होती थी, जिसके तहत हम स्कूल पहुंचते ही पूरे स्कूल की सफाई करते। सभी बच्चे अपनी कमीज कुर्ते से झाड़ू लगाते। स्कूल से करीब 1 किलोमीटर दूर एक बावली थी, जिसमें चिकनी मिट्टी पाई जाती थी। दीपावली आने से पहले हर साल वहां से हम सभी गीली मिट्टी अपने कपड़ों में बंधाकर लाते और स्कूल की पुताई करते। श्रमदान करने में जमींदारों के बच्चे बहुत घबराते थे, किंतु दलित बच्चे इसमें सबसे आगे होते थे। गैर दलित बच्चों के लिए एक श्रमदान था। स्कूल के 5 अध्यापकों को बारी बारी से कुएं का पानी निकालकर दोपहर के समय नहलाना तथा उनकी धोती कचारकर दोनों तरफ से धोती का एक एक खूंट पकड़कर मैदान में दौड़ते हुए सुखाना। एक धोती को 2 बच्चे पकड़कर तब तक दौड़ते रहते थे जब तक कि वह सूख न जाए। छुआछूत के चलते यह काम दलित बच्चों से नहीं लिया जाता था। दोपहर के समय रोज 1 घंटे का लेजर होता था, जिसके दौरान बच्चे अपने घर से लाई गई खाद्य सामग्री को खाते। गरीबी के चलते दलित बच्चे प्रायः 2 मुट्ठी दाना लाते थे, जिसे वे छिपा छिपा कर खाते थे। मेरी तरह कुछ बच्चे लाटा लाते थे। जौ के सत्तू में महुए के फूल, जिसे गोदा कहते थे, को सुखाकर थोड़ा गुड़ डालकर सान लिया जाता था। इसे लाटा कहते हैं। महुए के फूल कठ जमुनिया की तरह गोल गोल और बड़ी गुड़िया की तरह एकदम सफ़ेद होता था, जो गर्मी के दिनों में सुबह सुबह हजारों की संख्या में पेड़ों के नीचे बिछ जाता था, जिसे दलित बटोरकर घर लाते और धूप में सुखाकर गगरी में रख देते थे। यह खाने में बड़ा मादक और मीठा होता था। महुआ भी एक ऐसा पेड़ होता है जिसके फूल ही फल की तरह होता है। इसी से देसी शराब भी बनाई जाती है, किंतु लाटा खाना एक तरह से दरिद्रता का प्रतीक था। इसलिए मैं अक्सर लाटा अंगोछे में बांधे स्कूल के पास वाले नाले के किनारे एकदम एकांत में चला जाता था। वहाँ अनेक कब्रें थीं। वहीं एक खेत की मेड़ पर बैठकर लाटा खाने के बाद नाले का 2-4 घूंट पानी पीकर स्कूल आ जाता था। लाटा आदि खाने के बाद लेजर के दौरान प्रायः रोज हम बच्चों के लिए एक खास मनोरंजन का केंद्र था स्कूल से करीब 50 गज की दूरी पर स्थित थे 2 पक्के कमरों वाली एक वैदिक संस्कृत पाठशाला। इस पाठशाला में 2 पंडित अध्यापक थे तथा करीब 20 बड़े बड़े छात्र। ये सभी आधी धोती पहने और आधी ओढ़े, बिना किसी अन्य वस्त्र के सिर मुड़ाए, किंतु गाय की पूंछ के बराबर चुरको रखे, ललाट पर त्रिपुंड टीका लगाए, साक्षात पाणिनि के अग्रज लगते थे।
वे दिन भर विचित्र संस्कृत के सूत्रों को रटते रहते थे। इनकी रटंत विद्या में खट चटत पटत जैसी शब्दावली बार बार सुनाई देती थी। हम प्राइमरी स्कूल के बच्चे उनके इन सूत्रों को तोड़ मरोड़ कर अपना एक नया सूत्र बना लिए थे, जो इस प्रकार था: खट चटत पटत खट चटत पटत अगड़म बगड़म स्वाहा। हम कई बच्चे एक साथ संस्कृत पाठशाला की पिछली दीवार के जंगले के पास जाकर उपरोक्त सूत्र को जोर जोर से दोहराते, जिसे सुनकर अंदर बैठे पंडित छात्र अपना रटना बंद करके गालियां देते हुए हमें दूर दूर तक दौड़ाकर खदेड़ते थे, किंतु वे शीघ्र ही थक कर चूर हो जाते थे, इसलिए वापस आ जाते। हमें उक्त सूत्र द्वारा उन्हें चिढ़ाने में बहुत मजा आता। कभी कभी ये पंडित स्कूल के बाहर अध्यापकों से शिकायत करते। अध्यापकों के डांटने पर 2-4 दिन तक हम नहीं जाते, किंतु पुनः सब कुछ शुरू हो जाता। इस संदर्भ में एक रोचक बात यह होती कि जब भी हम उस जंगले के पास उक्त चिढ़ाने वाले सूत्र को दोहराते, पाठशाला के अंदर बैठे सारे पंडित सबसे पहले चिल्लाते हुए ये बोलते: अशुद्धम वर्तते, अशुद्धम वर्तते। इसके बाद वे गालियां देते हुए हमें खदेड़ते थे। सभी बच्चे शुरू में अशुद्धम वर्तते का अर्थ नहीं समझते थे, किंतु एक दिन हाई स्कूल के संस्कृत अध्यापक चंद्रशेखर पांडे से कुछ बच्चों ने प्रणाम पंडित जी कहते हुए अशुद्धम वर्तते का अर्थ पूछा था। उन्होंने बताया कि अशुद्धम वर्तते का मतलब गलत है। ये बच्चे सारे बच्चों को लेकर लेजर के समय अशुद्धम वर्तते का असली अर्थ बता दिए। इतना जानने के बाद सभी बच्चे पुराने सूत्र को छोड़कर उसी जंगले के पास खड़े होकर रटंत विद्या में व्यस्त पंडितों को चिढ़ाने के लिए अशुद्धम वर्तते की रट लगाने लगे। इस नए सूत्र को सुनकर सारे पंडित क्रोध से पीड़ित होकर अंधाधुंध गालियां देते हुए दूर तक खदेड़ने लगे। बच्चों के इस नए हथियार से पंडित आग बबूला तो अवश्य हो जाते, किंतु उसकी प्रतिक्रिया में संस्कृत की कोई अन्य शब्दावली उनके मुंह से नहीं निकल पाती। धीरे धीरे थक हार कर पंडितों ने बच्चों को खदेड़ना बंद कर दिया, जिसके बदले बच्चे भी उन्हें चिढ़ाना कम कर दिए। सच मानिए तो पंडितों द्वारा क्रोधित होकर गालियां देते हुए खदेड़ने से बच्चों का काफ़ी मनोरंजन होता था, किंतु जब खदेड़ना बंद हो गया तो बच्चे भी उदास होकर चुप रहने लगे। संस्कृत पाठशाला के सामने एक छोटा सा पीपल का पेड़ था। जाड़े के दिनों में सारे पंडित उसी पेड़ के इर्द गिर्द बैठकर अपनी पढ़ाई करते थे। लेजर के समय जब प्राइमरी स्कूल वाले कुछ बच्चे उनके सामने से चुपचाप गुजर जाते, तो ये पंडित स्वयं बच्चों द्वारा चिढ़ाने वाली पहली शब्दावली अगड़म बगड़म स्वाहा आपस में दोहराते हुए खूब ठहाका लगाते हैं। वास्तव में वह संस्कृत पाठशाला प्राइमरी स्कूल के 4थे और 5वीं कक्षा के बच्चों के लिए एक विचित्र मनोरंजन का केंद्र थी। पाठशाला में छुट्टियां बहुत रहती थीं, क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार अनेक व्रत वाले दिन होते थे। अतः जिस दिन पंडित नहीं आते उस दिन संस्कृत पाठशाला सूनी सूनी लगती और प्राइमरी स्कूल वाले बच्चे इस सूनेपन से काफ़ी निराश हो जाते, क्योंकि उनकी चिढ़ाने वाली सामग्री का उपयोग नहीं हो पाता था। हम जब तक उस प्राइमरी स्कूल में पढ़ते रहे, तब तक हमारे और संस्कृत पाठशाला के पंडितों के बीच यह रोचक आँख मिचौनी जारी रही। आज भी वे गाय की पूंछ बराबर चुकीधारी पंडित मुझे बहुत याद आते हैं और मन करता है कि यदि वे पुनः मिल जाए तो मैं अगड़म बगड़म स्वाहा दोहराऊं, जिसके बदले गालियां सुनते हुए दूर तक खदेड़ा जाऊं। 4ठी-5वीं कक्षा में जाते मैं बहुत कुछ सीख चुका था, इसलिए पढ़ाई में बहुत मन लगने लगा था। गणित में मुझे हमेशा 100% अंक मिलते थे। इन दोनों कक्षाओं में शाम के समय अंतिम घंटा मेंटल का होता था, जिसके तहत गणित के ज़बानी प्रश्न पूछे जाते तथा सोचने के लिए मुश्किल से 1 मिनट का समय दिया जाता था। जवाब ना दे पाने वाले छात्रों को खड़ा रहना पड़ता था। फिर अध्यापक पूरी कक्षा से कहते, उत्तर देना चाहता है तो वह तुरंत बताए। मैं हमेशा उत्तर सबसे पहले देता था। इसके बाद अध्यापक मुझे आदेश देते कि जिन छात्रों ने उत्तर नहीं दिया है उन्हें मैं एक एक झापड़ या मुक्का मारूं। मैं अक्सर रोज़ ही इस प्रक्रिया में अनेक छात्रों की पिटाई कर देता, जिसके कारण छात्र, खास करके सवर्ण जातियों के बच्चे, मुझसे बहुत घृणा करने लगे थे, जिसका प्रमुख कारण था मेरा अछूत होना तथा ऊपर से चेचक वाला चेहरा तथा एक आँख का खराब होना। ऐसे छात्र लेजर के दौरान मुझे इंगित करके बाजार में सामान बेचने वालों की बोली की नकल करते। ले अमरूद, एक आना,
यानी एक आना का बिगड़ा हुआ रूप एक आना। ऐसा सुनकर मुझे बहुत बुरा लगता, किंतु कुछ बोल नहीं पाता था, जिसकी खास वजह थी मेरे घर का वातावरण, जिसमें मुझे इस तरह की शब्दावली से अक्सर जूझना ही पड़ता था। किंतु मैंने स्कूल में इससे निपटने का एक उपाय ढूंढ लिया था। जो छात्र वैसा मुझे चिढ़ाते थे, उन्हें मेंटल के दौरान अध्यापक द्वारा झापड़ मारे जाने के लिए कहने पर मैं बहुत ज़ोर से मारता था, जिससे वे तिल मिलाकर रह जाते थे। किंतु वे अध्यापकों के डर से कुछ नहीं कर पाते थे। बाद में कई छात्र मेंटल वाला घंटा आने से पहले मुझसे गिड़गिड़ाते हुए कहते, आज जोर से मत मारिया। मेरा यह हथियार बड़ा काम का सिद्ध हुआ और धीरे धीरे सामान बेचने वाली बोली बंद हो गई। चौथी कक्षा के बाद मुंशी जी से छुटकारा मिल गया था, क्योंकि 5वीं कक्षा को हमेशा हेडमास्टर परशुराम सिंह पढ़ाते थे। हेडमास्टर साहब प्रायः सवर्ण छात्रों से कहते, ठीक से सवाल पढ़ी के ना अइबा त यही चमड़े से रोज पिटवाइब। यह सुनकर मैं बहुत खुश होता और इससे मुझे गहन अध्ययन की बहुत प्रेरणा मिलती। पढ़ाई के दृष्टिकोण से हेडमास्टर परशुराम सिंह मेरे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत थे। वे हमेशा कक्षा में मेरी प्रशंसा करते और जब ज़्यादा खुश होते तो कहते, ये चमड़ा एक दिन हमरे स्कूल के इज्जत बढ़ाई। उन दिनों प्राइमरी स्कूल में डिप्टी साहब यानी स्कूल इंस्पेक्टर का बहुत खौफ रहता था। 3-4 माह में एक बार जिला केंद्र से कोई ना कोई डिप्टी साहब अवश्य स्कूल का दौरा करने आ जाते और नियमित रूप से वे पता लगाते कि स्कूलों में पढ़ाई लिखाई ठीक से चल रही है या नहीं। एक बार एक डिप्टी साहब आने की तारीख निर्धारित कर दिए थे। स्कूल के अध्यापकों के बीच बड़ा हड़कंप मच गया था, जिसका प्रमुख कारण था कि डिप्टी साहब चमार थे। हड़कंप इस सवाल पर सबसे ज़्यादा मचा हुआ था कि खाना तो रोज की तरह अध्यापकों के चौके में बन जाएगा, किंतु अपनी थाली में कैसे खिलाएंगे। हेडमास्टर साहब ने मुझसे कहा कि मैं अपने घर से एक लोटा तथा थाली लाऊं, किंतु यह बात किसी को भी ना बताओ। मैंने वैसा ही किया और उसमें डिप्टी साहब को खाना दिया गया। चमार डिप्टी साहब से सबसे ज़्यादा डर इस बात के लिए था कि यदि वे स्कूल से नाराज़ हो गए तो जिला केंद्र पर शिकायत कर देंगे, सारे अध्यापकों की तनख्वाह रोक दी जाएगी। वैसे जब भी कोई डिप्टी साहब आते, हमेशा तीसरी तनख्वाह रोक दी जाएगी। वैसे जब भी कोई डिप्टी साहब आते, हमेशा तीसरी से 5वीं कक्षा के बीच किसी कक्षा का चयन करके उसके बच्चों से कुछ सवाल पूछते। मुआयना करने का उनका यह तरीका होता था। ऐसे अवसरों पर हेडमास्टर साहब हमेशा मुझे मुआयना वाली कक्षा में सबसे पीछे बैठा देते। मुझे उनका निर्देश होता था कि डिप्टी साहब जब भी कोई सवाल किसी से भी पूछे तो तुम खड़े होकर उत्तर दे देना। मैं ऐसा ही करता था। ऐसा करने पर डिप्टी साहब अक्सर चिढ़कर कहते कि तुमसे तो हमने सवाल पूछा नहीं था। इस पर हेडमास्टर साहब हमेशा डिप्टी साहब से कहते कि यह एक हरिजन का बेटा है जो हमारे स्कूल का सबसे अच्छा विद्यार्थी है और आदतन हर काम पहले करता है। उनके इस तर्क पर डिप्टी साहब का पूरा ध्यान हरिजन के इर्द गिर्द चला जाता और वे तुरंत पूछने लगते कि और कितने हरिजन यहाँ पढ़ते हैं तथा वे पढ़ने में कैसे हैं, आदि आदि। इस तरह मुआयना समाप्त हो जाता। हेडमास्टर साहब की यह रणनीति हमेशा सफल होती, क्योंकि एक बार वह पुराने वाले डिप्टी साहब दोबारा आ गए। उस समय हेडमास्टर साहब बहुत घबरा गए थे, क्यों कि पहले वाली रणनीति दोहरा नहीं सकते थे। जैसे तैसे मुआयना हुआ, अच्छा ही रहा, किंतु इस बार मेरा उपयोग ना हो पाने से मुझे थोड़ी निराशा जरूर हुई थी। उस जमाने में डिप्टी साहब के स्कूलों में काफ़ी भय समाया हुआ रहता था। एक बार मैं चौथी कक्षा 1958 में पढ़ रहा था। स्कूल के बाहर एक टूटी दीवारों वाला बिना छत का एक खंडहर था, जिसमें हमें बैठाकर मुंशी जी पढ़ा रहे थे। इस खंडहर का फर्श समतल था। मुंशी जी आदतन हमेशा हुक्का पीते रहते थे तथा बच्चों से आग जलवाकर अपनी तंबाकू वाली बड़ी सी चिल्लम भरवाते रहते थे। उस खंडहर के बगल में कई बीघा खेतों में बड़ी बड़ी अरहर की फसल खड़ी थी। हुक्का पीते हुए मुंशी जी ने अचानक देखा कि 1 बीघा दूरी पर एक आदमी धोती कुर्ता पहने किंतु सिर पर हैट लगाए स्कूल की तरफ चला आ रहा है। मुंशी जी ने हैटधारी होने का मतलब यह निकाला कि डिप्टी साहब बिना सूचना दिए स्कूल का मुआयना करने आ रहे हैं, क्योंकि उस समय डिप्टी साहब लोग हमेशा हैट पहनकर आते थे। वास्तव में हैट अफसर होने का सबसे बड़ा प्रतीक था, क्योंकि अभी कुछ ही वर्ष पहले हैटधारी अंग्रेज
अंग्रेज भारत छोड़कर वापस इंग्लैंड गए थे, किंतु अपनी विरासत पढ़े लिखे भारतीयों के लिए बरकरार रखी थी। अतः उस धोती कुर्ते वाले हैटधारी को मुंशी जी ने डिप्टी साहब समझकर डर के मारे आग जलती हुई चिलम समेत हुक्के को अरहर की खड़ी फसलों के बीच फेंक दिया। उस खेत में अरहर की सूखी पत्तियां बड़ी मात्रा में गहनता के साथ फैली हुई थी। कुछ ही पलों में चिलम की आग से सूखी पत्तियां जलने लगी और उसकी लपटें बड़ी तेजी से फैलने लगी। कुछ पल तक तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उधर डिप्टी साहब के डर से जोर जोर से बोलकर मुंशी जी किताब पढ़ाने लगे। इस बीच हैटधारी व्यक्ति स्कूल के पास से गुजरने वाली पगडंडी से होता हुआ आगे निकल गया। इसके बाद मुंशी जी ने सारे बच्चों को अपनी अपनी पटरी से आग बुझाने के लिए दौड़ा दिया। जैसे जैसे पटरी से पीट पीट कर ढेर सारे बच्चों ने आग बुझाई। गनीमत यह थी कि अरहर के डंठल अभी कच्चे थे, इसलिए उसमें आग नहीं लग पाई, वरना कई बीघा में फैली फसलें जलकर राख हो चुकी होती। मुंशी जी समेत पूरी स्कूल ने राहत की सांस ली। इसी बीच मुंशी जी धड़कते हुए दिल के साथ बोल पड़े, सरवा डेरवाए देहले। बाद में पता चला कि वे स्कूल के पास वाले टंडवा गांव के तेजई सिंह नामक जमींदार थे, जो सिर्फ 5वीं तक पढ़े थे, किंतु हट लगाकर हमेशा साहिबी रोबा झाड़ा करते थे। उस दिन मुंशी जी को हेडमास्टर साहब ने बहुत धिक्कारा था। डिप्टी साहब की कड़ी में एक दिन जब मैं 5वीं कक्षा में पढ़ रहा था, अचानक असली डिप्टी साहब स्कूल का मुआयना करने आ गए। उस दिन हेडमास्टर परशुराम सिंह 5वीं कक्षा के सारे विद्यार्थियों को अपने गांव जिगरसंडी ले गए थे। देखिए, परशुराम जी के गांव का नाम था जिगरसंडी, जहां उनसे कई गाड़ी गन्ना छिलवाया गया था। कारण यह था कि हेडमास्टर साहब इस क्षेत्र के सबसे बड़े जमींदार थे, जिनके घर 22 जोड़ी बैलों की खेती होती थी। जाड़े के दिनों में उनका गन्ना चिरैया कोटा थाना स्थित चीनी मिल में बैलगाड़ियों पर लदकर जाता था। अतः एक दिन जल्दी जल्दी गन्ना छिलकर गाड़ियों में लादने के लिए वे छात्रों को अपने गांव ले गए। गनीमत यह थी कि 1ली से 4थी कक्षा के छात्र एवं अध्यापक स्कूल में ही थे। उस दिन डिप्टी साहब ने हेडमास्टर साहब के बारे में पूछा तो अन्य अध्यापकों ने बता दिया कि वे 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों को लेकर पास वाले गांव में श्रमदान के लिए गए हैं। स्मरण रहे कि आज़ादी के पहले दशक में स्कूलों में श्रमदान का प्रचलन था, जिसके तहत बच्चों को आसपास के गांवों में श्रमदान करना पड़ता था। डिप्टी साहब हेडमास्टर तथा छात्रों के आने का इंतजार करने लगे। काफ़ी देर बाद दोपहर के बाद हम लोग स्कूल वापस आए। डिप्टी साहब स्कूल के बाहर ही बैठकर हमें आते हुए देख रहे थे। पास आने पर अचानक हेडमास्टर साहब से बिना कुछ पूछे कुछ छात्रों से ही पूछ लिया कि वे कौन सा श्रमदान करके आ रहे हैं। छात्रों ने बिना सोचे विचारे सही सही बता दिया। गन्ना छिलने की बात सुनकर डिप्टी साहब आग बबूला हो गए और वापस जाने लगे। उस दिन हेडमास्टर साहब बहुत गिड़गिड़ाए थे तथा बड़ी मुश्किल से डिप्टी साहब को मनाकर स्कूल में वापस ले आए थे। बाद में बच्चों के बीच अफवाह उड़ी कि हेडमास्टर साहब ने डिप्टी साहब को 1 महीने की तनख्वाह घूस में देकर मनाया था। इस घटना के बाद कभी दोबारा गन्ना छिलने वाला श्रमदान नहीं हुआ। उधर गांव में देखा जाए तो सन 58 से 59 लगभग 1957 का ही अग्रसारित रूप था। इस अवधि में हमारे पूरे क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ गया था। दोनों वर्ष बहुत कम बारिश हुई थी। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। उचित सिंचाई के साधनों की निहायत कमी के कारण अधिकतर फसलें सूख गई थी। अतः 1957 में 9 ग्रहों के मिलने से होने वाले अनिष्ट की अफवाहों का साकार रूप सूखे के से उत्पन्न स्थिति में लोगों को साफ तौर पर दिखाई देने लगा था। इसलिए अंधविश्वासों का हद से ज़्यादा बोलबाला हो गया था। खाद्यान्नों की कमी के कारण लोग भूखमरी के शिकार होने लगे थे। अनेक गांवों में विशेष रूप से दलित परिवार के लोग रात में अक्सर फाका करने लगे थे, मतलब सिर्फ पानी पीकर रह जाते थे। हमारे घर वालों को भी यही स्थिति थी। हमारी दादी हुक्की पीने की बड़ी शौकीन थी, इसलिए एक बोरसी में हमेशा कड़े की आग सुरक्षित रहती थी। दलित बस्ती के अनेक औरतें चूल्हा जलाने के लिए प्रायः रोज दादी से आग मांग कर ले जाती थी। उस समय अनेक घरों में फाका के कारण चूल्हे नहीं जलते थे, इसलिए दादी से जब आग मांगने नहीं आता तो वह बड़ी दुखित होकर कहती कि लगता है उसके घर खाना नहीं पकेगा। दादी की इस उक्ति में अत्यंत करुणा का भाव छिपा रहता था, किंतु
जिस दिन स्वयं हमारे घर चूल्हा नहीं जलता उसके बारे में वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देती थी। दादी की इस चुप्पी के बारे में जब आज मैं सोचता हूँ तो लगता है कि उसके अंदर कितनी भारी पीड़ा सुलगती रही होगी। उस अकाल के दौरान सबसे सस्ते वस्तु चीनी मिल से निकला हुआ चोटा होता था। अधिकतर सस्ती चीनी मिल से निकला हुआ चोटा होता था। अधिकतर दलित बाजार से चोटा लाकर सुबह और दोपहर को उसका रस घोलकर पीते थे और उसके साथ मटर की दाल पानी में भिगोकर 1-2 मुट्ठी खा लेते थे। रात के समय यदि ये उपलब्ध हुआ तो आटे की रोटी मोटी लिट्टी बनाकर नमक प्याज से लोग गुजारा करते थे। चोटा लगाकर पीते रहने से विशेषज्ञ रूप से बच्चों में अक्सर पेचिश की बीमारी हो जाती थी। ऐसा होने पर दादी प्रायः गांव की औरतों से कहती कि वे अमरूद और अमलतास की पत्ती पीसकर छानने के बाद उसका रस पेचिश पीड़ितों को पिलावें। इस रस से पेट हमेशा ठीक हो जाता था। गांव के आसपास के छोटे मोटे जल स्रोतों को सूख जाने के कारण दलित बच्चे अक्सर बहुत कम नहा पाते थे, इसलिए खुजली की बीमारी बड़ी तेजी से फैल जाती थी। दादी खुजली ठीक करने के लिए भंगरैया नामक पौधे की पत्तियां पीसकर उस पर छोपने के लिए कहती थी, मतलब लेप टाइप का लगा देने के लिए। उसकी खुजली ठीक हो जाती थी। फोड़े फुंसी के ऊपर वह अकोल के पत्ते पर मदार के दूध को पोतकर चिपकवा देती थी, उससे उसका इलाज हो जाता था। इस प्रकार के अनेक नुस्खों से उस अकाल में दादी अनेक लोगों का मुफ्त में इलाज कर देती थी। सबसे मज़ेदार बात तो यह होती थी कि दिवाली के त्यौहार आने पर मेरी माँ परंपरा के अनुसार अनाज पछोड़ने वाले सूप को एक लकड़ी से भद पीटते हुए रात के अंतिम घड़ी में घर के एक कोने में जाती और साथ में जोर जोर से अर्ध गायन शैली में सूप पिटो दरिद्र खेदो का जाप भी करती थी। गांव की अन्य महिलाएं भी ऐसा करती थी, किंतु कोई घर से दरिद्रता भगा पाने में कभी सफल नहीं हुई। उस अकाल में भी खूब सूप पीटे गए, किंतु हर घर के कोने में वही समाई हुई थी। ऐसा लगता था मानो धरती की सतह से पानी कहीं उड़ गया था, किंतु हर बड़े छोटे भूखे की आंखों में तो एक एक समंदर हिलोरे ले रहा था। गांव के जमींदारों के पास अन्न के भंडार हमेशा होते थे। वे कई मन अनाज अलग से रखते थे, जिसे बेंगही कहते थे। बेंगही का मतलब था खेत में बोने के लिए बीज। वे हर साल दलितों को हर फसल के बोने के लिए सवैया पर बेंगही देते थे। सवैया का मतलब था यदि 1 सेर बेंगही दिया गया तो फसल काटने के बाद 1.25 सेर अनाज लौटाना पड़ेगा। यह बेंगही सारे दलित हरवाही के बदले उन्हीं जमींदारों द्वारा दिए गए छोटे छोटे खेत के टुकड़ों में बोने के लिए लाए जाते थे। किंतु उस अकाल में पेट भरने के उद्देश्य से जब उन्हें बेंगही मांगी जाती तो वे डेढ़िया पर देने को तैयार होते। डेढ़िया का मतलब था 1 सेर के बदले 1.5 सेर वापस करना। उस भुखमरी के दौरान यह अमानवीय डेढ़िया की मुनाफाखोरी बड़ी दुखदाई सिद्ध होती थी। अधिकतर दलित डेढ़िया न चुका पाने के भय से बहुत कम बेंगही उधार ले पाते थे। ऐसी बेंगही न चुका पाने पर दिन भर जमींदारों के खेत पर बनी के बदले कई दिन तक मुफ्त में काम करना पड़ता था। बनी का मतलब होता था दिन भर काम के बदले 1 सेर अनाज की मजदूरी। उन दिनों किलो या ग्राम का प्रचलन नहीं था, अतः सारी तौल सेर तथा छटाक में होती थी। 1 सेर का बटखरा एक टूटा हुआ पत्थर का टुकड़ा होता था, जो सरकारी सेर से बहुत छोटा होता था। हमारे गांव के ब्राह्मण तो ईंट तोड़कर अपना सेर चलाते थे, जो असली सेर से लगभग 1/4 कम होता था। वे बनी इसी ईंट से तौलकर वह भी सबसे खराब अनाज दलितों को देते थे, किंतु बेंगही वापस असली सेर से तौलते थे। और जब वो वापस कर रहे होते थे दलित अनाज, जब वो जमींदारों को वापस हो रहे थे तो असली सेर से तौलते थे। अतः बेंगही तथा कम तौली हुई बनी का मिलना भी दूभर हो जाता था। आज की कक्षा का वाचन इतना ही। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको लाभान्वित करेगी। धैर्य से बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।